हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआर नेट। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फोटोसिंथेसिस, है ना। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। याद है आपको? तो पिछली क्लास में हमने कवर किया था लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे एनर्जी की जो उन्होंने है मॉलिक्यूल्स बनाए थे, है ना, और इन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज करके प्लांट्स क्या करेगा, डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होगी, मेनली क्या बनता है प्रोडक्ट, ग्लूकोज। तो क्या हुआ ओवरव्यू में, यहाँ पे वाटर को प्लांट ने यूज किया था और इसका ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई थी एज अ बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट्स जो हमें मिले थे एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स मिले थे। अब डार्क रिएक्शन में इनको यूज करके, एटीपी को और एनएडीपीएच को यूज करके, इनको रिड्यूस करके प्लांट्स किसकी फॉर्मेशन कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हमने पढ़ना है डार्क रिएक्शंस। और डार्क रिएक्शंस में हम कौन कौन से साइकिल्स पढ़ेंगे, मेनली पढ़ेंगे C3 साइकिल, ये होती है बच्चों कैल्विन साइकिल, और इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं होती। तो अगर हम माना जाए तो बोलना चाहिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती। लाइट से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको यूज करके बिना लाइट के अपना जो खाना है प्लांट वो बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो C3 साइकिल पढ़ना है, C4 साइकिल और कैम पाथवे, ये तीनों साइकिल हैं। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे C2 साइकिल भी, फोटो रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। तो गाइस, इन पे क्वेश्चन कैसा आता है वो आपको पता होना चाहिए। C3 साइकिल, इन सभी साइकिल में एक्चुअली बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रिएक्शंस होती है और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स, ये आपको कितनी डेप्थ में जाना है इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जिसको आपका ओवरव्यू पता हो, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक कितनी डेप्थ में पढ़ना है। तो पहले हम इन चारों साइकिल्स के क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू पढ़ेंगे, कौन कैसे कैसे जो है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल के इतने सारे नाम हैं, है ना। कैल्विन साइकिल को कैल्विन बेंसन साइकिल भी बोला जाता है और इसको C3 साइकिल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसमें पहला प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन होते हैं, 3। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में जितना भी कार्बन हो उसके नाम पे साइकिल का नाम आ जाता है। कार्बन इसमें फिक्स हो रही है तो कार्बन फिक्सेशन। डार्क रिएक्शन तो इसको बोलते ही हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी हैं, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, ये सारे इसके नाम है जो कि आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो कैल्विन साइकिल में उसमें होता क्या है, ये मॉलिक्यूल है एक राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसका नाम है ये क्या करता है बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना। अब कोई आया है तो उसको एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए करने के लिए, तो ये मॉलिक्यूल है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। 5 कार्बन का ये होता है। ठीक है, ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है जी कार्बन डाइऑक्साइड को। अब एंजाइम भी होगा काम करने के लिए, तो जो एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पर मेन, वो कौन सा है, रुबिस्को। बच्चों रुबिस्को जो होता है मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम लिख सकते हैं हम इसको, ये आपको पता होना चाहिए। और अब आगे क्या करेगा ये RuBP, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके रुबिस्को एंजाइम काम करेगा और यहाँ पे बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो यही जो मॉलिक्यूल है आगे कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में और उसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो ये रिएक्शन है जो कैल्विन साइकिल में काम कर रही है। ठीक है, C3 साइकिल। अब इस पूरी साइकिल को
क्या किया, 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं वो? एक तो स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, एक है रिडक्शन, और थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। ठीक है, अब कौन से स्टेप में क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, राइट। तो कार्बोक्सिलेशन में अगर हम ओवरव्यू में देखें तो क्या था, एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल था, बिल्कुल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड का, आपको पता है आरयूबीपी था। ठीक है, इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया और एक 3 कार्बन का जो है मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, ये भी आपको पता है क्या बनाया है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्या हुआ, रिडक्शन हुई, है ना। रिडक्शन किसमें हुई, अब जो ये मॉलिक्यूल है ये रिडक्शन करके क्या करेगा, फॉर्मेशन होएगी ट्रायोस फॉस्फेट की। ठीक है, और इसी मॉलिक्यूल से जो एक हमारा फूड बनेगा, जो ग्लूकोल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर स्टार्च की फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी फॉर्मेशन होगी, तो वो रिडक्शन फेज में आएगा। अब रीजनरेशन में क्या आएगा, रीजनरेशन में जो हमारा आरयूबीपी मॉलिक्यूल था वो फिर से भी तो जाना चाहिए ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, तभी तो जल्दी जल्दी खाना बनेगा। तो यहाँ पे रीजनरेशन होगा आरयूबीपी मॉलिक्यूल का, तो आरयूबीपी मॉलिक्यूल विल बी रीजनरेटेड हियर। ओके, तो ये 3 स्टेप है मेनली कैल्विन साइकिल में जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ये हो कहाँ रहा है सारा प्रोसेस, हाँ, तो लाइट रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ी थी, लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही थी, लाइट रिएक्शन हो रही थी थाइलाकॉइड में ना, ये ग्रीन कलर का क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड के ऊपर वहां पे हो रहा है पूरा लाइट रिएक्शन, जहाँ पे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो डार्क रिएक्शन है ये सारे आ गए अब साइटोसोल में, है ना। कहाँ पे आ गए ये, स्ट्रोमा में आ गए। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा, और डार्क रिएक्शन अब कहाँ चल रही है, चल रही है स्ट्रोमा के अंदर। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होती है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन अब कहाँ हो रही है, कैल्विन साइकिल कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। बैक टू द कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ये तीनों स्टेप है कैल्विन साइकिल के। अब C3 साइकिल को अगर हम डिटेल में देखें, ये है C3 साइकिल। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया और आरयूबीपी जो मॉलिक्यूल है एक्सेप्टर वो आया। ठीक है, और यहाँ पे एक्ट कौन कर रहा है, जो मेन एंजाइम है वो है रुबिस्को। फॉर्मेशन किसकी हुई, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो गई। अब इसका ये हुआ कार्बोक्सिलेशन, है ना। अगर कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कौन सा स्टेप हुआ, ये स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन। तो क्या कार्बोक्सिलेशन में हमें एटीपी की या NADPH की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ अटैच करके। अब उसके बाद जो स्टेप्स आते हैं 2 स्टेप प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में एक स्टेप में जब यहाँ पे ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट बनेगा, है ना, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा तो इस स्टेप में NADPH की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बन रहे थे वो यहाँ आके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए 12 ATP 12 NADPH चाहिए, तो मतलब एक CO2 के लिए कितनी चाहिए, 2 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए बताया गया है, क्योंकि क्या होता है जितने कार्बन डाइऑक्साइड वो आ रहे हैं ना, तो समझो उतने ही यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब 6 CO2 आया था तभी यहाँ पे C6H12O6 अगर हमें बनाना है तो इसकी 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना पड़ेगा फॉर ओनली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। रिडक्शन में 2 स्टेप फेज हैं और ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, इधर वो ट्रांसपोर्ट करने जाना है उसको
तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको स्टोरेज की फॉर्म में स्टोर होना है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब जो बाकी के मॉलिक्यूल्स बन गए आगे, ट्रायोज, फॉस्फेट, ये रीअरेंज हो जाएंगे। क्या बनेंगे और रीअरेंज करके अपने आप को आरयूबीपी रीजनरेट हो जाएगा। तो पहले बनेगा राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। अब मोनोफॉस्फेट है, इसको क्या बनना है, बिसफॉस्फेट। इसको क्या चाहिए, अब एक एटीपी की रिक्वायरमेंट है ना, एक फॉस्फेट चाहिए इसको। तो फॉस्फेट है तो एटीपी से फॉस्फेट आएगा, तो यहाँ से एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट रिलीज करेगा और किसको मिल जाएगा, वो यहाँ पर। तो ये मोनो से क्या हो जाएगा, बिसफॉस्फेट हो जाएगा। तो अब एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ भी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 थे तो 6 एटीपी है, लेकिन अगर यहाँ पे एक होता तो एक एटीपी की रिक्वायरमेंट होती। तो यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं +1 एटीपी। तो एक CO2 में बच्चों टोटल 3 एटीपी और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? इसकी बहुत बड़ी साइकिल है, ये बहुत ही शॉर्ट में है। ठीक है, रीजनरेशन के प्रोसेस में और रिडक्शन के प्रोसेस में काफी सारे स्टेप्स हैं और काफी सारे एंजाइम्स हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं। कार्बोक्सिलेशन का जो पार्ट है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है ना। कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो यहाँ पे एक्ट करेगा, रुबिस्को हमारा जो मेन एंजाइम है। फिर उसके बाद आया कौन सा प्रोसेस आया सेकंड नंबर पे, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ, जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना बच्चों, वो आगे क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। रिड्यूस होकर उसने क्या बनाया, ट्रायोस फॉस्फेट बनाया, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहे हैं, सारे एल्डोलेज एंजाइम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला जो प्रोसेस है इसके बाद का, ये कौन सा है, रीजनरेशन का। यहाँ पर क्या हुआ, जो मोनोफॉस्फेट है आगे फर्दर आरयूबीपी में रीअरेंज हो गया। ये पूरी की पूरी साइकिल है, जिसके लिए अलग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके पीछे से दिख भी नहीं रहा। एनर्जी कंजप्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, जो हमने अभी साइकिल में पढ़ा। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने एटीपी और कितने NADPH लगे थे, बताइए। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल में लगे थे 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्लस 2 NADPH मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 ATP 2 NADPH कहाँ लगे थे, रिडक्शन फेज में, और 1 ATP लगा था रीजनरेशन में। अगर जब ये साइकिल ट्रायोस फॉस्फेट बनाती है, उसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, है ना। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड की जब साइकिल्स 3 साइकिल चल रही हैं तो कितने एटीपी और NADPH लगेंगे, बताओ। तब लगेंगे 9 ATP एंड 6 NADPH मॉलिक्यूल्स, राइट। और अगर हम बात करें ग्लूकोज की, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आ सकता है, एक ट्रायोस फॉस्फेट के लिए भी आ सकता है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के भी आ सकता है। तो 6 की अगर हम बात करें तो इसका आप डबल कर सकते हैं, मतलब 2 ट्रायोस फॉस्फेट मिलके ही तो एक ये बनाएंगे C6H12O6, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, इसमें है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 ATP मॉलिक्यूल्स प्लस 12 NADPH मॉलिक्यूल्स। दिस इज क्लियर। तो केल्विन साइकिल में हमने देखा कैसे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन 3 स्टेप हुए और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए कितने एनर्जी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेप पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो तीनों में से कार्बोक्सिलेशन फेज में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बाकी दोनों में होती है। अब हमारे एंजाइम के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया रुबिस्को एंजाइम है भाई, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, कुछ तो करता होगा। ये क्या करता है, अगर मैं बोलूं ये एंजाइम है, इसके पास सब यूनिट्स हैं एक्सेप्ट करने की, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वो है ना, ये एंजाइम जो है क्या करेगा। तो बच्चों ये दोनों तरीके की एक्टिविटी दिखाता है। कैसे दिखाता है, देखो आरयूबीपी क्या कर रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था ना, था, लेकिन वो ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो जो एंजाइम है ये भी मैंने बनाया था, इसके ऊपर एक जगह तो बाइंड करेगी आरयूबीपी, चलो ठीक है, क्योंकि आरयूबीपी तो
रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। वो ऑक्सीजन को भी ले सकता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले सकता है। अब किन किन कंडीशन में लेता है वो भी वैरी करती है। लेकिन अब जो हमारा एंजाइम है रुबिस्को मेनली, इसमें हम देखेंगे कि ये दोनों एक्टिविटी दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जैसा कि इसका नाम है, एक तरफ तो ये कार्बोक्सिलेज भी है, कार्बोक्सिनेशन भी कराता है ना, दूसरी तरफ ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी दिखाता है। ऑक्सीजनेज मतलब मैम ये तो फिक्स कर सकता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, इसमें ये फिक्स करता है CO2 मॉलिक्यूल्स को, राइट। CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स कर रहा है, मतलब क्या चल गया, C3 साइकिल चल गया और क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया था, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए थे, है ना। ये तो सही था अगर ये ऐसे काम कर रहा है। लेकिन अगर ये बोला नहीं मैं तो ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी पड़ेगी, जो मेजोरिटी में है तो उसको लेगा, तो ज्यादा कंसंट्रेशन में है वो पहले आ जाएंगे इसके पास। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बोक्सिजनेज एक्टिविटी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो किसको ले लेगा ये, अब ऑक्सीजन आ जाएगा भाग के। लेकिन ऑक्सीजन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब ये फिक्स करेगा O2 को, तो क्या कराता है ये, उल्टे काम करेगा, रिलीज करेगा CO2 को। अब CO2 को रिलीज करना मतलब फोटोसिंथेसिस का उल्टा काम करना ना। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके खाना बन रहा था। लेकिन अब ये फोटो रेस्पिरेशन मतलब हमारा जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कराएगा, इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा इनसे रिएक्ट करके वो एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है इसीलिए, ठीक है। तो बच्चों ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है, वेस्ट प्रोसेस, वेस्टफुल, दिस इज नॉट यूजफुल, दिस इज वेस्टफुल, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। एक इफेक्ट के बारे में सुना होगा आपने, वॉरबर्ग इफेक्ट। वॉरबर्ग इफेक्ट क्या कहता है कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो वो फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, और वही चीज इसके में बताई गई है, कैसे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसकी क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज कर रही है, जो कि फोटोसिंथेसिस इतनी मुश्किल से फिक्स कर रहा है। देखते हैं C2 साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। C2 साइकिल में क्या होता है, अब C2 साइकिल यही है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वॉरबर्ग इफेक्ट देखने को मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है, किसकी वजह से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। और वो क्या कराएगा, अब एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करा देगा। इसके अलावा इसमें जो एनर्जी इतनी मुश्किल से लाइट रिएक्शन में बनी थी वो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को भी यूज कर लेगा। तो चलो C2 साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। C2 साइकिल के बच्चा आपको अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि फोटो रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, सेम काम हमारे प्लांट कर रहे हैं। अब क्या कर रहा है रुबिस्को, अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वो ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो द नेम इज फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट नेम इज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, अब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। कंडीशंस क्या है बच्चों, किन कंडीशन में C2 साइकिल देखने को मिलती है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है जिन एरिया में, उन एरिया में हमें ये वाले जो प्लांट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और इंटेंसिटी रेडिएशन अगर बढ़ जाता है तब C2 साइकिल जो है वो परफॉर्म होती है, राइट। तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस इनहिबिशन ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोला गया इसको, वॉरबर्ग इफेक्ट, यही है जो मैंने आपको भी बताया। अब एक्चुअली C2 साइकिल में हुआ क्या, RUBP मॉलिक्यूल था, ये तो था एक्सेप्टर, ये तो जो भी आएगा उसको पकड़ लेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, चलो मैं आ जाता हूँ। रुबिस्को एंजाइम भी था, तो इन्होंने 2 मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म करे बच्चे। पहला बनाया 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, ये 2 कार्बन का था, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये हमारा वही जो एसिड बना था पहले, 3 कार्बन का जो एसिड बना है वो, यही कैल्विन साइकिल में एक एसिड की फॉर्मेशन हो रही थी। अब ये तो जो वापस चला जाएगा कैल्विन साइकिल में, बच जाएगा ये। अब इसकी फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग होगी,
कैसे कैसे ये कहाँ गया और किन ऑर्गेनल्स में गया, है ना। वो तो हो रही थी स्ट्रोमा में, लेकिन इसके अंदर 3 ऑर्गेनल्स यूज होते हैं जो कि आपको देखने हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तीनों ऑर्गेनल्स हैं जिनमें जो है काम हो रहा है। ऑक्सीजन आई, कहाँ पे गई, कहाँ पे कौन से किस अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन हुई, कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हुई, ये सब हो रहा है इन 3 ऑर्गेनल्स के अंदर। तो C2 साइकिल में 3 ऑर्गेनल्स यूज होते हैं मेनली, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। C2 साइकिल की बात करते हैं अब हम। तो बच्चों ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है पेरोक्सिसोम और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ऐसा ही होता है। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो। तो क्या हुआ, यहाँ पे था RUBP मॉलिक्यूल, मतलब हमारा राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, 2 ही कार्बन, 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है। तो क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बने, 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये तो चला जाएगा बच्चों केल्विन साइकिल में, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट आता है हमारा मेन, अब ये 3-फॉस्फोग्लाइकोलेट, इससे अब क्या बनाया जाएगा, ग्लाइकोलेट। ठीक है, ग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट अब ट्रांसफर हो जाएगा पेरोक्सिसोम में, कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब देखो ग्लाइऑक्सिलेट से ग्लाइसिन बन रहा है, अब इसके पास तो अमाइनो ग्रुप है ही नहीं, कहाँ से बना। तो पेरोक्सिसोम के पास बच्चों क्या होता है, इस स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होता है एक मॉलिक्यूल ग्लूटामेट। ठीक है, तो जो ये ग्लाइऑक्सिलेट है, इससे जब ग्लाइसिन बना तो अमाइनो ग्रुप यहीं से आया था। ठीक है, तो ग्लूटामेट ने इसको अमाइनो ग्रुप दिया और ये बन गया अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल बन गए 2, ये जाके कहाँ ट्रांसपोर्ट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बोलूं मैं तो यहाँ पर यही है, इसमें मैं स्टार लगा देती हूँ डबल। क्या स्टेप है बच्चों, 2 ग्लाइसिन से फॉर्मेशन हो रही है 1 सीरीन की। देखो 2 मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड की, वहां पे 1 मॉलिक्यूल है, तो एक अमाइनो ग्रुप तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 1 अमाइनो रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये होता है ग्लाइसिन में होते हैं 2 कार्बन और सीरीन में होते हैं 3 कार्बन। ठीक है, अब 4 कार्बन हो गए टोटल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे। तो जब 4 से 3 कार्बन बने तो 1 कार्बन को निकालना पड़ेगा ना, तो किस फॉर्म में, यहाँ से वो ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन जब निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज कर जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो गया, जबकि कितनी मुश्किल से फोटोसिंथेसिस ने 2 ATP मॉलिक्यूल लगाए थे, वहां पे एक रीजनरेशन में लगाया था। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में फोटोसिंथेसिस ने केल्विन साइकिल में लगाए थे 3 ATP 2 NADPH, और यहाँ पे कितनी बेरहमी से C2 साइकिल में ये एक ऐसे निकल गया इतनी इजीली, है ना। तो कैसे ये उल्टा काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस से। अब ये सीरीन फिर ट्रांसपोर्ट करेगा, पेरोक्सिसोम से होते हुए ग्लिसरेट बनेगा, ग्लिसरेट जाएगा क्लोरोप्लास्ट में और फर्दर फॉर्मेशन हो जाएगी 3-फॉस्फोग्लिसरेट की, और यही चला जाएगा C3 साइकिल में। तो ये प्रोसेस है कि कब हुआ ये प्रोसेस, जब RUBP ने किसको एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन को। तो क्या हुआ, फोटो रेस्पिरेशन, या फिर हम बोलेंगे C2 साइकिल। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को है वो रिलीज इसमें हो गया, और कुछ जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स थे जो कि लाइट रिएक्शन में बने थे इतनी मुश्किल से, वो यहाँ पर इसने यूज किए हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा बच्चों, एक हमारा मेन एंजाइम है हीरो रुबिस्को। ठीक है, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेप्टर कौन सा है, एक्सेप्टर है RUBP। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, तो रुबिस्को और RUBP क्या करेंगे, RUBP ने इसको एक्सेप्ट करा और रुबिस्को ने काम किया, तो क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन का। इससे बना ट्रायोस फॉस्फेट
है ना, क्या हुआ, रिडक्शन, राइबोलोज 5-फॉस्फेट से बना राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये कौन सा प्रोसेस था बच्चों, रीजनरेशन का। तो ये साइकिल हमारी कौन सी है, ये साइकिल है C3 साइकिल। जब क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है। इस स्टेप के बाद यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है रिलीज हो जाते हैं, प्लांट का फूड। ठीक है, अब इधर आते हैं तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो आरयूबीपी ने किसको एक्सेप्ट करा है, अब आया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रुबिस्को एंजाइम काम करेगा और क्या बनाएगा, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स बनाएगा, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये तो चला जाएगा आगे कैल्विन साइकिल में, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल आगे इसका प्रोसेस होएगा, ग्लाइसिन से सीरीन, सीरीन से ग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और ये फिर चला जाएगा आगे कहाँ पर, कैल्विन साइकिल में। तो इस टाइप से ये कौन सी साइकिल है हमारी, ये है C2 साइकिल। तो आप देख सकते हैं कैसे ऑक्सीजन आ रहा है तो कैसी साइकिल चल रही है, और ये किस में चल रही है, CPM। किसमें, CPM में, मतलब क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चल रही है स्ट्रोमा में, C3 साइकिल। तो आई होप के दोनों समझ में आ गई। ये है कैल्विन साइकिल, ये है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब एक स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आप एक बार इस डायग्राम को देखो, आपको समझ में आ गया हो। अब क्या हुआ, अब कुछ ऐसे प्लांट्स आए, बोले अब C2 से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है फोटोसिंथेसिस बार बार खराब होता रहेगा, कुछ तो करना पड़ेगा कि प्लांट्स ठीक रहें। तो कुछ प्लांट्स देखे हाई टेम्परेचर में भी आराम से काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस सही चल रही है उसमें, हाँ। तो उनकी एनाटॉमी देखी गई, तो उसमें जो स्ट्रक्चर था उसमें कुछ डिफरेंस देखा गया। जो अरेंजमेंट होती है सेल्स की, मिजोफिल सेल्स की और बंडल शीट सेल्स की, उसमें वो कुछ अलग थी। ठीक है, तो उसको देखा गया और उन प्लांट्स को बोला गया C4 साइकिल। इसमें लॉस नहीं हो रहा, इसमें जो हमने फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था वो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अब क्या करेंगे, इन्होंने कुछ अपने अंदर मॉडिफिकेशंस ले आए, किससे बचने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन इसमें ना हो। तो अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आ गई, इन्होंने अपनी एनाटॉमी चेंज कर ली, जो सेल्स का फॉर्म था वो चेंज कर लिया, रुबिस्को को अंदर छुपा दिया। ठीक है, वहां तक ऑक्सीजन को जाने ही नहीं दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाते हैं, रुबिस्को तक भेज देते हैं, और अपना जो फोटोसिंथेसिस की C3 साइकिल है वो चलाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक तो हमने पढ़ा अभी C3 और एक होता है C4, राइट। C3 साइकिल जिन प्लांट्स में होती है वो होते हैं C3 प्लांट्स, C3 साइकिल वाले। अब इसमें तो हमने देखा कि C3 साइकिल तो होती ही होती है, इसके साथ साथ कुछ प्लांट में C2 साइकिल भी होती है, राइट। अब C4 प्लांट्स कौन से हैं बच्चों, C4 प्लांट्स हैं जो कि क्या कराएंगे, C4 साइकिल कराएंगे। C4 साइकिल क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अंदर वाले सेल तक लेके आए, वो होती है C4 साइकिल उसमें। और फिर इसने कहाँ पे भेज दिया, रुबिस्को के पास भेज दिया, रुबिस्को के पास जाते ही दोबारा C3 साइकिल चल जाएगी। तो इसमें जो C2 साइकिल है C4 प्लांट्स में वो बिल्कुल ही एब्सेंट देखने को मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एनाटॉमी को चेंज कराया ना, ताकि C2 हो ही ना, है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन हो ही नहीं रही इस वाले साइकिल्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टडी नाउ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स या फिर C4 साइकिल अगर हम पढ़ें तो C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, सबके और नाम है तो इसका भी एक तो होना चाहिए ना, हैच एंड स्लैक पाथवे। इसमें क्या करा बच्चों, प्लांट्स ने कुछ मॉडिफिकेशंस कर ली। किसमें मॉडिफिकेशन कर ली, अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। इन्हीं दोनों सेल्स में अब हमें ये साइकिल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब ये वास्कुलर ऑर्गन है। ठीक है,
क्या स्ट्रक्चर देखने को मिला बच्चों? रीथ लाइक। रीथ क्या होता है? माला। ये होती है माला इस टाइप से। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला कि यहाँ पर क्या था? बंडल शीट सेल्स थे इस टाइप से, और इनके बाहर कवर करके कौन था? यहाँ पे थे मेसोफिल सेल्स। ये है क्या? मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स हैं बाहर, ये लेके आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ये है बंडल शीट सेल्स ग्रीन वाले, ये क्या कराएंगे अब? जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी किसी और फॉर्म में, तो उसका आगे का जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में वो कराएंगे, उसकी फिक्सेशन कराएंगे। तो चलिए इसकी साइकिल को देखते हैं क्या हुआ। तो बच्चों एक तरफ है मेसोफिल सेल्स, एक तरफ है बंडल शीट सेल्स, दोनों साथ साथ लगे हुए हैं। कैसे? ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है बच्चों? ये है प्लाज्मोडेस्माटा, जहां से ये अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अब आई, ठीक है, इस सेल के थ्रू आई, किस फॉर्म में? कार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर इसको एक मॉलिक्यूल मिलेगा पेप। पेप क्या होता है? फोस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या है पेप? पेप की फुल फॉर्म है फोस्फोइनोल पाइरूवेट, ठीक है, ये है पेप। और यहाँ पर जो अब एंजाइम है क्या करा रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है ना, तो ये क्या है? पेप केस। केस का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज। तो जो मेन एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पर वो क्या है? फर्स्ट एंजाइम जो काम कर रहा है पेप केस। ये बच्चों अब इसको फिक्स कराएगा, ठीक है। फिक्स करा के क्या बनेगा? C4 एसिड, एक 4 कार्बन का एसिड बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। और ये क्या है? ऑक्सैलो एसीटेट है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सैलो एसीटेट है। 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको बोला गया C4 साइकिल, है ना। अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हुआ C4 एसिड में की फॉर्म में। इसका अब डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन करके बच्चों क्या कराया जाएगा? अब C3 एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करा दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब यहीं पर रुबिस्को प्रेजेंट है, उससे क्या करेगा? C3 साइकिल, ठीक है। और जो ये मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है ना, ये फिर से ट्रांसपोर्ट करके ऊपर रीजनरेट हो जाएगा और फिर से बन जाएगा पेप, फोस्फोइनोल पाइरूवेट, क्योंकि ये जो C3 एसिड है इसका नाम क्या है? पाइरूवेट। समझ में आया किस टाइप से प्लांट्स ने अपने अंदर कुछ अरेंजमेंट्स करे और कैसे ये साइकिल होगी, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे C3 साइकिल और C4 साइकिल में क्या डिफरेंस है तो बताओ जरा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या पढ़ा, है ना। कार्बन फिक्सेशन हुई दोनों में, C3 साइकिल में भी कार्बन फिक्सेशन हुई, यस। C4 में भी हुई, यस। फर्स्ट एंजाइम जो C3 साइकिल में काम कर रहा था, मेन एंजाइम, मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम, सबसे घमंडी एंजाइम, रुबिस्को। C4 में कौन है? पेप केस। आराम से ये हेल्प कर रहा है क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्म मतलब अपने सेल्स को चेंज करा है ना, पेप केस। फर्स्ट प्रोडक्ट C3 नाम है, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट था। क्या था यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट बताओ जरा? C3 साइकिल में 3 फोस्फोग्लिसरेट, राइट। और C4 साइकिल में कौन था? ऑक्सैलो एसीटेट, ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल था। लोकेशन बच्चों C3 साइकिल हो रही थी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और C4 साइकिल कहाँ हो रही है? C4 साइकिल हो रही है बंडल शीट सेल्स और मेसोफिल सेल्स में, राइट। ये 2 सेल्स में हो रही है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दोनों में? दोनों में ही शुगर इज द फाइनल प्रोडक्ट, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करा रहे हैं। टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, ये मॉडरेट टेम्परेचर में होता है। मॉडरेट टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री सेल्सियस तक बोल सकते हैं रेंज में। और ये जो है C4 साइकिल ये हाई टेम्परेचर में होता है क्योंकि वहीं पर इसको मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, तो 35 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस थे C3 और C4 के जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा ना वो यहीं से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम वाले पार्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। लास्ट हमारा पाथवे रह गया कैम पाथवे।
तो कैम पाथवे क्या होता है? अब देखो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं एरिड एरिया में, लाइक कैक्टस, है ना। क्या होता है बच्चों, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है ना। अब पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है तो मतलब प्लांट्स को क्या है, पानी लॉस ना हो जाए इसका डर रहता है। दिन में स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। अब स्टोमेटा ओपन से ही CO2 अंदर जाएगा, वाटर बाहर आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? अब ये दिन में बेचारे स्टोमेटा ओपन करेंगे तो इनका वाटर लॉस हो जाएगा। फिर क्या करें? तो इन्होंने भी नई स्ट्रेटेजी बनाई। क्या स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने? दिन में स्ट्रेटेजी बनाई, अपना स्टोमेटा जो है उसको क्लोज रखेंगे ताकि वाटर लॉस ना हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे फिर? तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने सोचा रात को लेंगे। तो रात को स्टोमेटा ओपन होगा और वाटर थोड़ा कम लॉस होगा क्योंकि लाइट में ज्यादा होता है। तो स्टोमेटा ओपन हुआ नाइट में, वाटर लॉस हुआ कम, है ना। तो वाटर लॉस हुआ कम, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी, और इन्होंने इसको स्टोर कर लिया किसमें? स्टोरेज होगी वैक्यूल्स के अंदर, है ना। अब दिन में स्टोमेटा तो बंद है लेकिन हमारे वैक्यूल के अंदर क्या है? वैक्यूल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख रखा है ना। तो यहां से इसको निकालेंगे और इसका फिक्सेशन कराएंगे दिन में, क्योंकि दिन में ही होगी फोटोसिंथेसिस, तो है ना। कितनी अच्छी इन्होंने चेंज करे। तो ये होता है बच्चों कैम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका नाम होता है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स हम देखते हैं, कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये है रात में क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। स्टोमेटा ओपन है, ठीक है, नाइट की बात कर रही हूं मैं। स्टोमेटा ओपन है, वाटर थोड़ा कम लॉस होगा, दिन में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए ही उन्होंने ये किया। स्टोमेटा रात को ओपन किया, कार्बन डाइऑक्साइड आए बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, वही पेप मिला इसे। पेप कहाँ से आया? अब देखो बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है ना प्लांट में, तो स्टार्च है उसके अंदर, स्टार्च से बना ट्रायोस फॉस्फेट और फिर बना पेप। कौन सी साइकिल है ये? ग्लाइकोलाइसिस। तो फिर ऑक्सैलो एसीटेट, पेप के पास जब हाइड्रोकार्बोन आए तब ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा वही, और ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होगी, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। वही कौन सी साइकिल है ये? C4 साइकिल में हमने पढ़ा था ना। अब ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होएगा मैलेट में, मैलेट स्टोर हो जाएगा, किसमें स्टोर हो जाएगा? वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब वैक्यूल्स में मैलेट स्टोर हो गया, रात को आराम से काम करके सो गया। दिन हो गई, सुबह होगी। सुबह क्या हुआ? अब स्टोमेटा बंद, दिन में खुला तो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, गड़बड़ है ना। तो स्टोमेटा दिन में बंद, वैक्यूल बोले हमारे पास है मैलेट। अब रात को आया था, चोर देकर चला गया, है ना। तो मैलेट आया बाहर, साइटोप्लाज्म में अब आए। तो मैलेट ने क्या किया? मैलेट कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, वही वाला स्टेप आया। अब पायरुवेट में जब 4 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, प्लांट को तो मिल गई। अब ये जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्या है बच्चों? ये है क्लोरोप्लास्ट। तब ये क्लोरोप्लास्ट में जाएगा वैक्यूल से घूमता हुआ और फोटोसिंथेसिस करवा देगा। लेकिन अब जो पायरुवेट बना है इसका भी तो कुछ काम है ना। तो पायरुवेट फिर ये भी जाएगा, बोला मैं भी जाऊंगा, ये ट्रायोस फॉस्फेट और स्टार्च बनाएगा। ये कौन सा प्रोसेस है? ये है ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। ये ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरीके से ये भी स्टोर हो गया। अब रात को फिर स्टार्च, फिर पेप बनाएगा और ये साइकिल घुमाएगा। तो ये कौन सी साइकिल है बच्चों? ये कैम। तो एक कैम पाथवे है, किस टाइप से जो प्लांट्स हैं उन्होंने मॉडिफिकेशंस कर रखी है और कैसे कैसे काम चल रहा है, समझ में आया। तो हमने C3, C4, C2 कैम चारों पढ़ लिए, आपको पता चल गया किसमें क्या पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये था जनरली, आप देख सकते हो कैसे कैम में दिन में C4 साइकिल चली, कार्बन डाइऑक्साइड को पेपकेज लाया, मैलेट में स्टोर कर दिया, और रात को आया कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा जब ओपन हुए नाइट टाइम में तो मैलेट कहाँ पे स्टोर हो गए? वैक्यूल्स के अंदर, है ना। और दिन में क्या हुआ? ये बाहर आ गया, वैक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया और कौन साइकिल चल गई? C3 साइकिल चल गई। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए करेक्ट नहीं है?
लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इज इट करेक्ट? यस। एटीपी NADPH मॉलिक्यूल्स जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बनते हैं, बिल्कुल। ल्यूमन इज द एनक्लोज इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड के अंदर जो रीजन होता है उसे ल्यूमन बोलते हैं। NADPH is produced during carbon reactions by the enzyme present in stroma। तो इस टाइप से बच्चों देखो क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रोमा में तो हमारी डार्क रिएक्शन हो रही थी ना, NADPH को तो यूज करना है, और ये कहाँ बना था? लाइट रिएक्शन में। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, दिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। ये वाला क्वेश्चन करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट है C3 प्लांट्स का, वो ज्यादा होता है C4 प्लांट से। क्यों? कंपेंसेट कब करेंगे? जब लॉस होता है ना, भाई किसी का लॉस हो गया तो उसका कंपेंसेट करना पड़ता है। तो C3 प्लांट्स में तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होता है, हुआ था ना, दुश्मन आया था C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, उसमें लॉस हो रहा था। लेकिन C4 प्लांट्स में तो लॉस होता ही नहीं है ना, अब लॉस होगा ही नहीं तो कंपेंसेट क्यों करेगा? तो क्या डिफरेंस है इसका? C3 साइकिल में क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपेंसेशन पॉइंट है C3 प्लांट्स में वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन बताइए आप। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल जब होती है ग्रीन लीव्स में, तो नेट प्रोडक्शन एक मॉलिक्यूल का, किसका? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ये होता है बच्चों 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, ट्रायोस फॉस्फेट। तो इसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? तो मैंने आपको बताया था एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी लगी थी? 3 ATP और 2 NADPH, है ना, NADPH। तब इन्होंने इसका पूछा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसमें होते हैं 3 कार्बन। तो आप बता सकते हो 3 कार्बन के लिए कितने लगेंगे, और एक आप बता सकते हो C6H12O6 के लिए कितने लगेंगे, इसमें होते हैं 6 कार्बन, है ना। तो अब इसका आंसर मुझे जरूर बताना क्या होता है, और 3 कार्बन के लिए इनमें से कौन सा होगा? बिल्कुल आपको पता है, ये वाला। ये वाला क्वेश्चन आप बताइए कि केल्विन बेंसन साइकिल में रिडक्शन फेज में कौन सी साइकिल होती है इसमें से? बताओ। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बेस पे बताना होगा कि कौन सी फेज में कौन सा स्टेप हो रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है, तो ये है इसका आंसर। ये वाली जो रिएक्शन है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, किसमें? रिडक्शन फेज में। तो इसी तरीके से आपको रिजनरेशन का, कार्बोक्सिलेशन का, इन सारी साइकिल्स का पता होना चाहिए। एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन आप बताइए, एक बार पढ़ें इसको और फिर इसका आंसर बताएं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, राइट? तो कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज अ रिडक्शन प्रोसेस जो यूटिलाइज करती है ATP एज वेल एज NADPH इन केल्विन साइकिल। आप सोचो क्या ये ठीक है? कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट to ribulose 1,5 bis phosphate utilizes 1/3 of the total ATP requirements of the carbon fixation in Calvin cycle. Sucrose is synthesized outside the chloroplast and uses uridine triphosphate to activate glucose. Starch is a glucose polymer which is synthesized in chloroplast stroma and uses ATP. तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी नहीं? तो इजीएस्ट स्टेटमेंट तो ये है कि स्टार्च जो ग्लूकोज पॉलीमर है वो क्लोरोप्लास्ट में बना और ATP भी यूज करता है, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। इसके अलावा बात करें तो कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट टू राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 1/3 ऑफ द टोटल ATP को यूज करता है। तो बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है? देखो क्या था, ये कौन सा प्रोसेस है? ये है रीजनरेशन वाला स्टेप, है ना, ये रीजनरेशन वाला स्टेप है। तो रीजनरेशन वाले स्टेप में क्या हुआ कि एक ATP को यूज किया था, कब किया था? जब राइबोलोज क्या बना था? मोनोफॉस्फेट बना था, उससे 1,5 बिस फॉस्फेट बनाते टाइम एक ATP को यूज किया था। और रिडक्शन के फेज में क्या हो रहा था?
2 एटीपी यूज हो रहे थे, है ना। तो टोटल कितने थे, 3 एटीपी। और इस स्टेप में 1 एटीपी मतलब जो 1/3 है वो यूज हो रहे हैं, राइट। तो ये दोनों स्टेप जो हैं बी और डी, ये स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। इन गलत को देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो जो ये हो रहा है कन्वर्जन ऑफ, इसको इसमें रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें एटीपी और एज वेल एज एनएडीपीएच भी यूज होते हैं। तो बिल्कुल 2 स्टेप होता है रिडक्शन में, जहाँ पे एक स्टेप में एटीपी यूज होता है और एक स्टेप में एनएडीपीएच यूज होता है। तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ इस वाले स्टेप में एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट होती है। जो सी में सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड यूजेस यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे गलत है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो यूज होता है, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर मुझे करके बताइए आप, कौन सा स्टेटमेंट आपको ठीक लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। करेक्ट पूछे गए हैं, इसका मतलब इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, बताइए। एल्डोलेज एंजाइम, तो हमें क्या पता चला इन क्वेश्चन से, अगर हम देखें तो एंजाइम्स के नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड, स्टेप्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। किस स्टेप में, किस फेज में कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ये भी देखना पड़ेगा और एंजाइम भी देखना पड़ेगा। थर्ड, लोकेशन भी देखनी पड़ेगी। कैसे, चलो एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सीरिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। C2 साइकिल में हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्टेप हो रहा था जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। एल्डोलेज एंजाइम काम करता है कैल्विन बेंजीन साइकिल में और एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाता है, ठीक है। ये आपको एंजाइम याद करना पड़ेगा। C4 कार्बन के बारे में इन्होंने बोला कि NAD मैलिक एंजाइम रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को 4 कार्बन एसिड मैलेट से 3 कार्बन एसिड बनेगा पायरूवेट। तो कैसे बनेगा ये हमने C4 एसिड में देखा था। अब एक बार ये वाला स्टेटमेंट पढ़ें आप, मैलिक एसिड ड्यूरिंग कैम पाथवे स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में डार्क फेज में और साइटोसॉल में वापस आ जाती है डे में। तो कैसा हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था इसमें, याद होगा आपको, बताइए क्या, कौन सा ऑर्गेनल्स था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। स्टोरेज के लिए कौन सा था, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में बच्चों दिन में मैलेट स्टोर हो रहा था और मतलब रात में कार्बन डाइऑक्साइड आया मैलेट की फॉर्म में, जो भी है वैक्यूल में स्टोर हो गया। दिन में उसकी प्रोसेसिंग हुई जब स्टोमेटा क्लोज था और क्या हुआ, आगे का जो फंक्शन है वो हुआ। तो डी ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ABC स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। तो गाइज इन सभी टॉपिक से या इन क्वेश्चन से आपको आइडिया हुआ कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। अगर मैं आज की समरी की बात करूं तो हमने C3 साइकिल, C2 साइकिल, कैम, C4 इन सब के बारे में पढ़ा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको किसी भी इसके बारे में मैं बताऊं, फर्स्ट तो क्या रहेगा, एंजाइम्स, राइट। सेकंड, स्टेप्स। थर्ड, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फोर्थ, लोकेशन। फिफ्थ, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी मॉलिक्यूल्स कितने लगे ना। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको इस वाले टॉपिक से पढ़ने पड़ेंगे, जो भी हमने फोटोसिंथेसिस कवर किया। तो यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन वाला पार्ट है वो हम खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, तो होमवर्क में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं इससे ज़्यादा वो रिवाइज करके आने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।